हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब भी हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं, दो कंसेप्ट्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एज प्रोसेस, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग एज प्रोसेस की, नाम से क्लियर है प्रोसेस। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, सेम नेचर की जो एक्टिविटीज है उनको ग्रुप करना, आपका उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे। तो जब भी आप इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से आपके फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो इस वजह से आपके ऑर्गेनाइजिंग को एक डायनेमिक एलिमेंट कंसिडर किया गया है व्हेन इट इज परफॉर्म्ड एज प्रोसेस। बट जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, तो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को स्टडी करना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट क्रिएट की गई है, उस पर एक इंडिविजुअल को आप अपॉइंट करेंगे और आपके पास उनका रिलेशनशिप आप क्लियरली स्टैब्लिश करेंगे कि आपके पास कौन किसका सीनियर है और कौन किसका जूनियर है। जब भी आप सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात करेंगे, वो आपके पास हर कंपनी में आपका एक जैसा ही होगा। सीनियर हमेशा सीनियर ही रहता है और जूनियर हमेशा जूनियर ही रहता है। तो इस वजह से ये आपका स्टैटिक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। स्टैटिक क्यों है कि चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो चेंज होता है इसलिए डायनेमिक एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास चेंजेस जल्दी से नहीं आते क्योंकि सीनियर हमेशा सीनियर रहेगा, सीईओ हमेशा ओनर ही रहेगा कंपनी का, और एक आपका जो हम गेटकीपर है वो आपके लोअर पोस्ट पे रहेगा। तो इस वजह से आपका स्टैटिक कंसेप्ट समझा जाता है। तो ये तो थे दो कंसेप्ट, और अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास फर्स्ट प्रोसेस में वो डायनेमिक एलिमेंट है, सेकंड आपका स्टैटिक एलिमेंट है। यहाँ पे हम बहुत सारे फंक्शन स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे रिलेशनशिप का। ये तो था इतना ही। अब मेन जो है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और ये मोस्टली आपके केस स्टडीज फॉर्म में आता है। किस तरीके से आएगा उसको समझने से पहले प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। प्लानिंग में आपने पढ़े थे स्टेप, सेम वे ऑर्गेनाइजिंग में भी आपके पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लीजिए, XYZ ABC, कोई भी कंपनी आप उठाइए। जब भी आप कोई भी कंपनी उठाओगे, वहां पे आपको पहचानना है कि काम करना क्या है और उसको फिर आपको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे अगर हम एक मोबाइल मेकिंग कंपनी की बात करें, या आपके पास एक ऑटोमोबाइल मेकिंग कंपनी की बात करें, जो जहाँ पे कार्स वगैरह बनती हैं, तो वहां पे पहले काम को पहचानना है। अच्छा, आपने काम पहचान लिया कि हमें कार बनानी है, अब उसको डिवाइड करना है कि आपके पास, आपके सपोज मैं मारुति का ही एग्जांपल लूं, तो आपके पास उसके स्टीयरिंग पार्ट्स कहीं और बनते होंगे, तो बॉडी कहीं और बन रही है, फिर उनको असेंबलिंग कहीं और किया जा रहा होगा। तो आपके पास उसमें ही आपके बहुत सारे सब एलिमेंट्स आ गए हैं। तो काम को पहचानना और उसको डिवाइड करना। अब आपके पास नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब कार मेरे को बनानी है, मैं मारुति कंपनी की मैंने बात करी है, उसमें मैंने सब पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया कि रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, नट बोल्ट्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, पेंटिंग के लिए चीज़ें चाहिए, असेंबलिंग के लिए आपको मशीन्स चाहिए होंगी, आपके स्टीयरिंग कहीं और बन रहा होगा, या और आपके जो एलिमेंट्स है कार के वो कहीं और बनेंगे, आपकी एसेसरीज है उसके लिए एक अलग इंडस्ट्रीज होगी। तो वो सारी चीज़ें तो हमने डिवाइड कर दी हैं। अब जो सेम नेचर का काम है, हमें उनको एक ग्रुप में रखना है। जैसे आपके पास अगर मुझे परचेजिंग का काम करना है, तो वो सारी की सारी, चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करना, चाहे नट बोल्ट परचेज करने हैं, चाहे लूज टूल्स खरीदने हैं, चाहे मुझे पेंट्स खरीदना है, चाहे कोई मशीन खरीदनी है, जितना भी परचेजिंग का काम रहेगा वो सारा का सारा काम एक ही हेड के अंडर में जाएगा। और आपके पास परचेज के बाद आपका फिर प्रोडक्शन का काम आता है। तो जब प्रोडक्शन की बात करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज आपके प्रोडक्शन के अंदर में जाएगी। एक मार्केटिंग मैनेजर का काम रहेगा ऐड बनाना, तो जितना भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम रहेगा कि किस तरीके से कार को प्रमोट करना है, वो सारी चीजें आपके मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में रहेंगी। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कहने का क्या मतलब होगा कि जो सेम नेचर की एक्टिविटीज हैं, आपको उनको ग्रुप करके एक हेड के अंडर में रखना है। काम को पहचाना, काम को बांटा, सेम नेचर की एक्टिविटीज को एक जगह रखा। नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपने यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स भी आपके पास अलग अलग होंगे। जब अलग अलग हेड्स होंगे तो उनके हेड्स को आपको ड्यूटीज असाइन करनी है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ परचेज मैनेजर की,
तो आपके पास परचेज मैनेजर का ड्यूटी क्या होंगी उसको डिफाइन करना होगा कि जितनी भी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सभी आपको करनी है। फाइनेंस मैनेजर का रोल मैं डिफाइन कर दूंगी कि जितनी भी आपके पास मनी से रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो सारे आपको लेने होंगे। उनकी अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने उनको असाइन कर दी है। अब ये जो स्टेप है ना आपका लास्ट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से आएंगे वो बताएंगे, पहले स्टेप को समझते हैं। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए मैंने काम को पहचाना, काम को बांटा, काम को डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंटल हेड्स बनाए, उनकी ड्यूटी असाइन कर दी। बट अगर मैं उनको ये नहीं बताऊंगी ना कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, तो हमेशा उनके बीच में अथॉरिटी को लेकर के डिबेट्स होंगे, डाउट रहेगा, आपके पास ऑल्टरकेशंस होंगे। तो वो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर मैं आपको जब तक बताऊंगी नहीं कि मैं आपकी किस सब्जेक्ट की टीचर हूँ, आपको यही नहीं पता होगा मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ या कोई अननोन पर्सन हूँ या कोई आउटसाइडर हूँ स्कूल में, तो आप उस नजरिए से मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में क्या अथॉरिटी रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपका जो ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज कैसे पूछी जाती हैं वो आपको 3 पॉइंट तक क्लियर बता देगा कि आपने काम को पहचान लिया, डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, ड्यूटी असाइन कर दिए, पर बताइए काम हुआ क्यों नहीं है, क्या एक कमी रही है जहाँ पे वो काम नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा कि वहां पे आपने सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया था, आपने अथॉरिटी रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन नहीं किए, इस वजह से केओस कंफ्यूजन हो गया लोगों में और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास आपके मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप आप अल्टीमेटली यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, सारी कंपनी का स्ट्रक्चर आपका इस स्टेप पे डिफाइन किया जा रहा है, तो वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सेम वजह से मैंने प्लानिंग में कहा था वही चीज यहाँ कहूंगी कि स्टेप्स को सीरीज में रखना है, ये नहीं कि आप इनको शफलिंग कर देंगे, नहीं, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगा, आपके जैसे नंबर्स अलॉटेड है वो आपको उसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। फर्दर टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।